नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम एक और वीडियो का एनालिसिस करेंगे। एलसीएफ और एचसीएफ से दो सवाल समझेंगे। बॉड मास के दो सवाल आए थे। 2D मेंसुरेशन का एक सवाल आया था, औसत से एक, और कार्य और दूरी से एक था। समय यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से दो था, प्रतिशत से दो था, रेशियो से एक था। इसके अलावा समय, दूरी और चाल से भी एक सवाल था। इसके अलावा लाभ और हानि से एक बोलेंगे अथवा दो बोलेंगे। छूट यानी कि डिस्काउंट से भी एक मानेंगे। डिस्काउंट वाला जो है बेईमान दुकानदार अभी तक किसी भी शिफ्ट में नहीं आया है। तो दोस्तों, एक समय टाइम की बर्बादी किए बिना मैं सॉल्यूशन आपके साथ साझा करता हूँ विथ क्वेश्चन। तो दोस्तों, हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन का डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐसे दोस्त जिनका 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो सिर्फ ये बताए कि टाइप सेम है कि नहीं है, ये ना बताए कि डाटा ऊपर नीचे है। क्योंकि एसएससी का जो टीसीएस है कभी भी सेम टू सेम डाटा कभी नहीं पूछता, डाटा हमेशा बदलता है। लेकिन टाइप 100 के 100% सेम रहते हैं। जो टाइप और कंसेप्ट हैं हमेशा 100% रियल रहते हैं, सेम रहते हैं। तो मैं टाइप समझाने की कोशिश करूंगा, और हो सके तो मेरे पास लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे सवाल हैं जिनके हूबहू डाटा 18 फरवरी की 3rd शिफ्ट से मिलते हैं। दो दोस्तों के सहयोग से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लाभ और हानि का पहला सवाल, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। यदि किसी वस्तु को 1100 रुपये पर बेचने पर 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक, हकीकत में यहाँ पे 110%, 10% लाभ का मतलब होता था 110%। 110% का अगर मैं रेशियो से करूँ, फ्रैक्शन से, तो 10% लाभ यानी कि 1/10, यानी कि जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है वो 11 रेशियो है। 11 की वैल्यू 1100 है, तो जो क्रय मूल्य पूछा है सीपी, तो सीपी का वैल्यू हो जाएगा 10, और 10 का जो रेशियो बनेगा 10,000 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा 110% की वैल्यू 1100 है, तो 100% की वैल्यू 10,000, ये 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000। ये कुछ मेथड है, सबसे बेसिक सवाल है। 2-3 तरीक़ों से मैंने समझाने की कोशिश किया। इसके अलावा एक एक तरीके से समझाता हूँ आपको, बाकी आप अपने तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से 2-3 सवाल के टाइप भी होते हैं सॉल्व करने के। ठीक, बेईमान दुकानदार वाला अभी किसी भी शिफ्ट में मैंने नहीं देखा। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, जिन दोस्तों का एग्ज़ाम बाकी है वो ध्यान से देखें कि बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वस्तु को 32% कम वजन का इस्तेमाल करता है, यानी बेईमानी करता है। तो उसका लाभ परसेंट बचाना है बेईमान दुकानदार का। हकीकत में 100 से 100 कटेगा। क्यों? क्योंकि 100 की वैल्यू को 100 में बेच रहा है। लेकिन जो वजन है ना दोस्त लोगों को बोल रहा है कि मैं 100% वजन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त वो यूज़ कितना कर रहा है? 68%, यानी कि 32% की बेईमानी कर रहा है, 68% में प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 68 में वो उसका रियल वैल्यू हो जाएगा। कभी भी बेचते समय बेईमानी को उल्टे रेशियो में लिखा जाता है, यानी कि 100 से हमको 68 आना है। जो रेशियो बनेगा उसके ऊपर जो हमारा लाभ परसेंट हो जाएगा, कभी भी सीपी नीचे आता है, यानी कि 68 नीचे आएगा। और कितने का प्रॉफिट होगा? तो 68 के सामान को 100 में बेचा तो 32 का प्रॉफिट हुआ। 4 से काट दिया, 8/17, 100 से गुणा किया तो परसेंटेज की वैल्यू निकल जाएगी। और परसेंटेज की वैल्यू 17 का पढ़ा मैंने, 4 बार पढ़ा। 17 चौका 68, 12 बचा, 10 जीरो हारसिन ले लिया तो 120 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 में मैंने काटा तो 7 लिखा, और 1/1 बचेगा, उसको 0.5, यानी कि 47% हमारा आंसर आएगा। बेईमान दुकानदार का हूबहू ऐसा ही सवाल था, आपकी शिफ्ट में आने के लिए एकदम मुतावला है ये सवाल। इसके अलावा डिस्काउंट जिसको बोलूँगा, डिस्काउंट से एकदम सीधा सवाल था। डिस्काउंट से क्या था? तो डिस्काउंट से कुछ ऐसा सवाल था कि 60,000 रुपये के एक सामान को 15%, 10%, 20% के 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो सामान का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना था। बेसिक कंसेप्ट मैंने लगाया, 15% का डिस्काउंट यानी कि 85% में बेचा, 85 के लिए नीचे 100 ले लिया।
10% का डिस्काउंट यानी कि 90 में भाई ने बेचा, यानी कि नीचे 100 लेना पड़ेगा। 20% का डिस्काउंट यानी 80% में बेचा। 80%, 90%, 85% के लिए मैंने नीचे 6 जीरो लिया। ऊपर मैंने जीरो को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6। ऊपर का 6 जीरो नीचे के 6 जीरो से कट जाएगा, जो भी बचेगा ऊपर की वैल्यू बचेगी। लेकिन यहाँ पे 85 का गुणा करना थोड़ा हार्ड हो सकता है। कैलकुलेशन सिखाने के लिए मैंने एक तरीका आजमाया जो मैं गगन प्रताप सर से सीखा हूँ। कभी भी यहाँ से मैंने 5 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, 1 जीरो बन गया, जो बचा उसको शांति से लिख दिया। क्या लिखा? तो 6 गुणा 17। 85 किससे बना है? 17 गुणा 5, तो 17 बचा, गुणा 9, यहाँ पे 8 था। जब मैंने 2 ले लिया है तो 4 बचेगा ना दोस्त। तो 17 छंग 102, 9 चौका 36 आएगा। 36 दूना 72 लिया और 36 एकम 36। इससे आसान तरीका इस मेथड का हो ही नहीं सकता। कम से कम ये आप 1.5 मिनट से 1 मिनट के अंदर ये बना सकते थे। आंसर आ जाएगा 36,720 रुपया। वो सामान का क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य नहीं होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमारा 60,000 था ना। समय, दूरी और चाल। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी सामान्य गति के 1/8 गति से तय करता है तो वह 21 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये डाटा हूबहू एग्जाम का है कि 21 मिनट की देरी होती है। तो यदि वह अपनी वास्तविक अथवा सामान्य गति से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम निकालना था दोस्त। हकीकत में जो दूरी अथवा डिस्टेंस दिया था वो तो कांस्टेंट है। जब भी दूरी कांस्टेंट हो जाती है तो जो गति होती है, अपनी स्पीड, टाइम का 1/, समय यानी 1 उल्टा बदलता है। यानी कि गति जो होगी 1/t यानी 1/, समय के हिसाब से चेंज होगा। यानी कि वास्तविक गति 8 से नई गति 1 हो जाती है। यानी कि 8 रेशियो मैंने 1 ले लिया। अब हकीकत में स्पीड का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो बदलना पड़ेगा। 8 रेशियो 1 तो 1 रेशियो 8। हकीकत में जहाँ पे आपको 1 यूनिट टाइम लगता, वहाँ पे आपको 8 यूनिट टाइम लगा। तो कितना ज़्यादा लगा? तो 8 में से 1 घटाया 7। तो यहाँ पे लिखा गया है ना कि 21 मिनट की देरी होती है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 21 दिया है, यानी कि गुणा 3 दिया है। तो ओवरऑल मेरे को निकालना था वास्तविक समय कितना लगेगा जब वास्तविक स्पीड होगी। तो वास्तविक समय निकालने के लिए एक रेशियो जो होता है टाइम का, तो 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 का वैल्यू 21 है ना दोस्त, तो गुणा 3, तो 1 का वैल्यू गुणा 3 हो जाएगा। इससे बेसिक तरीका कोई नहीं हो सकता। औसत गति से कोई सवाल था, मेरे को ज़्यादा क्लियर पता नहीं चल पाया, लेकिन औसत गति के लिए मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। फॉर्मूला आपको पता होगा, 2s1/s2, s1 + s2 हो जाएगा। ऊपर दोनों का गुणा करना है 2 से और नीचे दोनों को जोड़ देना है, जो आपको स्पीड मिलेगी। अथवा अगर आपको डिस्टेंस दिया गया है, सेम डिस्टेंस है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो ऊपर दोनों के दोनों डिस्टेंस को आपको प्लस करना पड़ेगा। d1/d2, और d1 की स्पीड से अगर आप s1 स्पीड से गए हैं और d2 दूरी s2 स्पीड से गए हैं तो यहाँ पे एक अलग ही फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो एग्ज़ाम में सवाल बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये वाला सवाल भी एग्ज़ाम में बना था 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। कौन सा था? कि एक वर्ताकार पथ की लंबाई या तो 500 मीटर है या तो 150 है। मेरे को अभी क्लियर पता नहीं है। ये अपना मतलब एक वर्गाकार पथ है जिसको मैं सर्कुलर ट्रैक बोलूँगा। तो सर्कुलर ट्रैक का सवाल था। इसमें था क्या? सर्कुलर ट्रैक में प्रारंभिक बिंदु पर मिलना, यानी कि जितनी भी आपको लोग दिए गए हैं, एक की स्पीड क्या थी? 15 मीटर पर सेकेंड, एक का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, एक का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दिया था। तो जो भी होगा टाइम का एलसीएम निकालना होता है। यानी कि हो सकता है कि ये वाला जो सवाल मैंने आपको बताया है ये एग्ज़ाम में हूबहू डाटा के साथ पूछा गया था। तो एलसीएम निकालने के लिए जो लेंथ होगी अपनी 500 मीटर नहीं थी, शायद 150 मीटर थी। तो 150/15, 150/20 और 150/10, ये सब के सब स्पीड का रेशियो दिया था। क्या दिया था? 15, 20 और 10 स्पीड का रेशियो है, जो अपना
वर्ताकार पथ है उसकी लंबाई जो है शायद 150 है। ये एक दूसरा सवाल था, ये एक दूसरा सवाल है। यहाँ पे दो सवाल मिक्स हो गए हैं, तो डाटा कंफ्यूज मत होइए। हकीकत में पायथा मतलब वर्ताकार जो पथ है ना दोस्तों, वर्ताकार पथ की लंबाई मुझे नहीं मालूम है, स्पीड पता है, तो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे तीनों लोग, सवाल सिर्फ अपना इतना ही था। आप निकाल सकते हैं, मैंने निकाला। एलसीएम के तहत टाइम आ जाएगा 30 सेकेंड। फॉर्मूला समझना है तो प्रारंभिक बिंदु पे वापस मिलेंगे T1, T2 और T3 का एलसीएम के टाइम पे। ये सवाल थोड़ा गजबज हो गया, कोई बात नहीं। प्रतिशत से एक सवाल था। प्रतिशत में क्या था कि एक गांव की जनसंख्या दिया था, गांव में साक्षर लोगों की संख्या दिया था, पुरुषों की साक्षरता दर दिया था, महिलाओं की साक्षरता दर निकालना था। हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं तो एक सवाल मैंने आपको बताया था कल के दिन कि मान लीजिए कि 5,72,350 जनसंख्या वाले गांव में 2,14,000 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, तो हकीकत में 10% लोग साक्षर हैं पूरे गांव में, 11% पुरुष साक्षर हैं, तो महिला साक्षरता दर निकालना था। इसमें बेसिक तरीका यही था कि अगर ओवरऑल 11% है, पुरुष भी 11% है, तो महिला ऑलरेडी 11% हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा मत्था मगजमारी करने की ज़रूरत कल के पेपर में नहीं था। इसके अलावा अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं, बेसिक यही है कि ये सवाल हर एक शिफ्ट में आ रहा है, रिवर्स डेविएशन के माध्यम से इसको करना होता है। मान लीजिए कि पुरुष और महिला का रेशियो आप निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज पुरुष का 10%, ओवरऑल 7.5%। ये मैंने अपने हिसाब से डाटा बनाया है आपको समझाने के लिए। टाइप समझना ज़रूरी है, टाइप से सीधा सीधा सवाल बन रहा है। इसके अलावा अगर ये 10% है तो 7.5 से 2.5% ज़्यादा है। महिलाओं को मैंने माना 7.5, लेकिन 12.5/3 मुझे घटाना पड़ेगा। ये बेसिक तरीका है। इसके अलावा बेसिक से बेसिक समझना हो तो मान लीजिए कि 7.5 गुणा 8, यानी कि 60% में से 50% घटा देंगे तो 10% बचेगा, और 10% का महिलाओं का 3 रेशियो से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.3%। तो ऐसा कुछ रिवर्स डेविएशन होता है जिससे ये आप सवाल कर सकते थे। प्रतिशत का ये सवाल था। इसके अलावा एक वैल्यू ऐसा था कि x/32 बराबर 8/x है, तो x का मान ज्ञात करना था। हकीकत में ऊपर x नीचे कोई नंबर दिया था, ऊपर कोई नंबर नीचे x दिया था। जो आपका सॉल्यूशन, जो आपका टाइप है कि x² की वैल्यू दिया था और x का वैल्यू निकालना है। कभी भी बराबर के इस साइड जाएगा तो भागा का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भागा का इधर गुणा हो जाएगा। 32 को लिखा मैंने 16 गुणा 2, 8 को लिखा 4 गुणा 2। 16 का अंडर रूट पता है, 4 का अंडर रूट पता है, यानी कि 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। 2 गुणिया 2 को आप 2 लिख सकते हैं, ओवरऑल आंसर 16 आ जाएगा। ऐसा सवाल लगभग हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, तो ये वाला टाइप जरूर समझे। इसके अलावा रेशियो से एक सवाल था, उसमें पूछा गया था तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात आपको समझ में आता होगा। तृतीय अनुपात का मतलब होता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था रेशियो का, यानी कि 15 और 18 की वैल्यू दिया था, तृतीय अनुपात बताना था। फॉर्मूला है b²/a। 18 को 2 बार लिखेंगे, 15 को नीचे भागा देंगे। 5 से काटना मुश्किल है, तो हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, ऊपर 6 बचेगा। नीचे 5 से आप भागा देने चलोगे तो शायद कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तरीका क्या है? 5 में मैंने 2 से गुणा किया, ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे 10 बन गया। 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12 8 96 का 6 हार से लगो 9, 12 एकम 12 + 9 21 आ जाएगा। 21.6 आपका आंसर था। काफ़ी शानदार तरीका था। ये भी डाटा ऑथेंटिक है, यानी कि जो दोस्त ने बताया है सही डाटा बताया है। इसके अलावा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से एक सवाल था, ध्यान से समझिए। ये लगभग कल की 2 शिफ्टों में सवाल आ चुका है। मॉर्निंग में भी आया था, इवनिंग में भी आया था। इवनिंग का मतलब शाम के टाइम में आया था, आफ्टरनून का मुझे पता नहीं, यानी कि सेकेंड शिफ्ट का। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है
और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 45 रुपया है तो राशि ज्ञात कीजिए। सवाल इतना था। मैं इस सवाल को आसानी से कौन से मेथड से करूँगा, नाम है उसका रिवर्स ट्री मेथड। यानी कि माना कि P है मूलधन हमारा जो हमको निकालना था, जो राशि बोलते हैं हम उसको। हकीकत में बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, पहले मैंने समझा दिया था लेकिन वीडियो मेरा थोड़ा कैंसिल हो गया, जूम कर रहा था, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया। तो हकीकत में क्या है P, तो यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 40 रुपया है। यानी कि पहले वर्ष का ब्याज 20 रुपया, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपया, टोटल 2 सालों का चक्रवर्ती 45 है। यानी कि जो 5 रुपया जो बचा है ये 20 रुपये का ब्याज है। यानी ये जो 20 रुपये की रकम है उस पर आपको 20 रुपये की रकम पे 5 रुपये का ब्याज मिला। यानी 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 25%, और 25% आपका रेट है, और 25% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही आपका आंसर था। आंसर आ जाएगा 85। ये हूबहू रियल डाटा है। आंसर 85% सॉरी आंसर 80% ऑप्शन में था। दोस्तों थोड़ा थक गया हूँ, तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा डाटा ऊपर नीचे हो रहा है, आप शांति से समझने की कोशिश करिएगा। ये एनालिसिस के पीछे काफ़ी मेहनत लग गई, जितनी नहीं लगनी चाहिए थी। इसके अलावा एक ऐसा सवाल लगभग मॉर्निंग के शिफ्ट में था कि इवनिंग के शिफ्ट में था, लेकिन ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो जिसका भी एग्ज़ाम बाकी है समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्षय कुमार ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम बैंक में कुछ 84,000 रुपये जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल पाए। बैंक वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर 10% की दर से ब्याज देता है। तो अक्षय कुमार ने अपनी छोटी बेटी के नाम पे कितनी राशि जमा की। तो छोटी बेटी को मैंने मान लिया कि A रुपया जमा किया। अगर छोटी बेटी को A रुपया जमा किया तो बड़ी बेटी को कितना दिया होगा, तो टोटल रकम में से A को माइनस कर देंगे। छोटी बेटी की उम्र 15 साल है, बड़ी बेटी की उम्र 16 साल है। यानी कि अंतर कितना है, 18 साल के बाद मिलेगा ना, 18 साल के बाद मिलेगा। यानी कि 18 में से 15 घटाऊंगा, 18 में से 16 घटाऊंगा। यानी कि छोटी बेटी को 3 साल का चक्रवर्ती 10% पे मिलेगा, बड़ी बेटी को 10% का 2 साल का चक्रवर्ती मिलेगा। मैंने ये फ्रैक्शन वैल्यू से निपटा दिया। तो यहाँ पे इसको काटना था। हकीकत में RWA से मैंने ये सीखा था। RWA के एक मैथ के सर ने इसका ट्रिक भी बना दिया है। कभी भी ये सवाल आए एग्ज़ाम में ट्रिक यूज़ करिए, जो भी संख्या दिया है उसको 10 से गुणा करके 21 से भाग दे दो। बेसिक तरीका मैं आपको बता दिया। क्या था कि छोटी बेटी को 3 साल का चक्रवर्ती मिला, बड़ी बेटी को 2 साल का चक्रवर्ती मिला। ये 2 साल का चक्रवर्ती 2 साल कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 साल। यानी कि इधर 11A आएगा। ये 10 को जब मैं इधर गुणा करूंगा तो इधर -10A आएगा। -10A को जब बराबर के इधर लाऊंगा तो 21A हो जाएगा। 21A की वैल्यू 84,000 गुणा 10 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 तो बराबर के इधर चला जाएगा। यानी कि A की वैल्यू निकालने के लिए 21 से भागा देंगे। 40,000 रुपये छोटी बेटी के अकाउंट में डाला गया था। इसके अलावा और भी मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं फटाफट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम में ज़्यादा ले लिया, समझा भी बढ़िया से नहीं पा रहा हूँ आज। राम एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक। राम एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, रमन 5 दिन में कर सकता है, आकाश 20 दिन में कर सकता है, शुभ 40 दिन में कर सकता है। यदि कार्य राम से एकांतर दिनों से शुरू होता है और सभी अपनी क्षमता के 1/4 क्षमता से कार्य करते हैं तो अंतिम दिन कौन काम करेगा। सवाल ये है कि 4 लोगों की क्षमता बताई गई है, सब अपनी क्षमता के 1/4 से काम कर रहे हैं। 2 मिनट रुको दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 4 व्यक्ति का नाम है, राम, रमन, आकाश और शंभू। सब 10, 5, 20, 40 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। तो
तो एकांतर दिनों में अपनी क्षमता का 1/4 से काम करेंगे तो अंतिम दिन में कौन काम करेगा, ये कुछ नया टाइप है, बहुत नया टाइप है, सीखना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, 10, 5, 20, 40 का एलसीएम 40 ले लिया। राम 4 इफिशियंसी, रमन 8 इफिशियंसी, आकाश 2 इफिशियंसी, शंभू 1 इफिशियंसी से काम करता है। यानी कि टोटल एकांतर दिन में काम करेंगे तो 4 दिन में अगर सिंगल काम करेंगे तो सबका टोटल इफिशियंसी 15 है, लेकिन अपनी क्षमता का 1/4 से काम कर रहे हैं तो 15/4 आएगा। मैंने इधर 10 से गुणा किया यानी कि 40 दिन, इधर भी मैंने 10 से गुणा किया, यानी कि ओवरऑल जो मेरा काम आएगा कि टोटल काम मेरा 40 है, 40 काम में 37.5 काम मेरा 40 दिन में हो रहा है। 40 दिन के बाद अगले दिन राम आएगा, राम 4/4 यानी 1 काम करेगा, 38.5 काम हो जाएगा। जब रमन आएगा, रमन 8/4 यानी कि 2 काम की क्षमता रखता है। तो जैसे हम इसको +2 करेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब अंतिम दिन किसने काम किया है, आंसर आ जाएगा कि रमन ने अंतिम दिन काम किया है, जो हमारा आंसर आ जाएगा। औसत से एक सवाल था, औसत वाला सवाल मैं आपको बताता हूँ। ये एकदम सही डाटा है दोस्त, एकदम सही डाटा, सॉरी ये सही डाटा नहीं है लेकिन टाइप सेम है। टाइप क्या है, 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र 22 वर्ष है, उनके शिक्षक की उम्र मिला लेने से औसत में 3 वर्ष की बढ़ोतरी होती है। कितने वर्षों की, 3 वर्षों की बढ़ोतरी होती है। तो शिक्षक की आयु बताइए। तो नया औसत कितना हो गया, पहले 22 था, 3 की बढ़ोतरी हुई तो 25 वर्ष हो गया ना। तो जो तुम्हारा शिक्षक है अथवा अपना जो शिक्षक है उसका एज तो 25 हो जाएगा ना दोस्त। सेम जो 10 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट के 3 मतलब 10 स्टूडेंटों का +3 उम्र बढ़ गया तो टोटल 30 वर्ष अपना उम्र बढ़ गया। तो टीचर 25 वर्ष होगा +30 वर्ष, तो टीचर की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। जिस लेवल का मैं समझा सकता हूँ उस लेवल का नहीं समझा पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान पेपर आ रहा है। वापस समझाता हूँ, नया औसत 25 वर्ष है, 10 छात्रों का वजन अगर 3 पर स्टूडेंट बढ़ रहा है तो टोटल 30 बढ़ेगा, 25 में 30 जोड़ूंगा तो 55 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा मेंसुरेशन से एक सवाल था कि समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई दिया था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज का फॉर्मूला एकदम आसान सा होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों के दोनों विकर्णों का गुणा बट्टे 2, 18 × 24/2, 9 से मैंने काट लिया, 9 का गुणा 24 में करना है, 9 का गुणा 24 में करना है। इसका मतलब क्या है कि 24 10 से 240, 40 में से तुमको 24 घटा देना है। ये थोड़ा मेरा मेथड गलत हो गया है, आप देख सकते हैं मेथड क्या है। तो 24 गुणा 10 - 1 करना था, यानी कि 240 में से 24 जब घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 216। 216 हमारा रियल आंसर है। 216 चक्रवर्ती ब्याज का क्षेत्रफल है। 2D में पहली बार कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा है, तो 2D के सारे फॉर्मूले आप रिवाइज कर लीजिए। 2 आयाम यानी कि क्षेत्र मिति से 2 आयाम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। LCF और HCF के 2 सवाल हूबहू जैसे आए थे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है और उनका LCF और HCF का गुणनफल 1200 है, तो संख्या ज्ञात करना था। बेसिक तरीका क्या है, संख्या अपने आप में HX HY होती है, उसका LCM क्या होता है, HXY होता है और HCF उसका H होता है। तो उस हिसाब से 3x की वैल्यू 1200 दिया है, तो मेरे को 1x और 2x की वैल्यू निकालनी है। 3 का पहाड़ा 12 में काटूंगा 400 आ जाएगा। तो पहली संख्या 400, दूसरी संख्या 800। ये हूबहू एग्जाम का सवाल है। दूसरा हूबहू मैं सवाल बता देता हूँ, हो सकता है कि दूसरे में डाटा थोड़ा अलग हो, लेकिन कैलकुलेटिव था। 12, 27, 24, 29 का LCM निकालना था।
मैंने क्या किया, मेरे को पता है भाई 29 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है, तो इसको मैंने छोड़ दिया, बाकी सबको शांति से किया। 12, 6 दूना 12, 3 नवा 27, 6 चौके 24, यानी कि 6 मैंने कॉमन निकाल दिया। इसके अलावा 2 है, 4 है, तो इसके लिए मैंने 4 लिख दिया। फिर इसके अलावा 6 में एक 3 आ गया, लेकिन एक 9 बाकी है दोस्त, तो मेरे को वापस 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और लास्ट में मुझे 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। एक हिसाब से रियल में 29 से मुझे मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई 4 और 6 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक दूसरे के साथ, आंसर मेरा 66 यानी कि 6699 आ जाएगा। इसका बेसिक तरीका अगर समझना है कैलकुलेशन का, तो मैंने क्या किया, 24 मेरे को दे रखा था, सॉरी दोस्त, ये जो कैलकुलेशन है मेरा मिस्टेक है, कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो गया है, ये कैलकुलेशन मैंने सही से नहीं किया है, लेकिन 6 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 29 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 24 गुणा 10 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 216। 216 में 30 माइनस 1 का अपने को गुणा करना पड़ेगा, तो 216 का सीधा मतलब क्या होता है दोस्त, कि 6 3 18 का 8 से लगो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 216 घटा देना पड़ेगा। 16 घटा देने का सीधा मतलब क्या है कि नीचे 64 आ जाएगा और ऊपर जाने के लिए 63, यानी कि जो भी अपना आंसर आएगा 6364 अपना आंसर आ जाएगा। इसके अलावा बॉड मास से सिंपल 2 सवाल थे, एकदम आसानी से आप बना लोगे। तो दोस्तों आज का रिव्यू थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, समझाने में मैं उतना क्षमता के साथ नहीं समझा पाया, लेकिन जो भी हो 18 फरवरी का 3rd शिफ्ट यही था। ऐसा ही पेपर आ रहा है, इजी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, हो सके तो 19 फरवरी का 2nd शिफ्ट का लगभग मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उसका मैं अगले वीडियो में आपको वीडियो में एनालिसिस बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।